दोस्तों, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑनेस्टली we'll break it down in a way that feels like a personal cheat sheet for your UPSC preparation. So load बिल्कुल नहीं लेना है, ओके? आज हम इन कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस को कुछ ऐसे डिकोड करेंगे ना कि आपको लिटरली लगेगा यू जस्ट लिसनिंग टू अ रियली एंगेजिंग स्टोरी। राइट, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। अब देखो कि ये फिट कहाँ होता है। इट्स राइट देयर, योर जनरल स्टडीज पेपर 2 सिलेबस का डायरेक्ट पॉइंट 1। यू सी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली योर अल्टीमेट बॉस रूल बुक। मेरा मतलब है, एक IAS या IPS ऑफिसर बनने से पहले यू एब्सोल्युटली नीड टू डीपली अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम यू गोना प्ले, राइट? फॉर श्योर। सो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 4 कोर टॉपिक्स पर अपना सारा फोकस रखेंगे। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शंस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। लेट्स गेट टू इट। सेक्शन 1, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है? ये वर्ड एक लैटिन टर्म कॉन्स्टिट्यूरे से आया है, जिसका सिंपल सा मतलब है टू एस्टैब्लिश या टू सेटअप। ये बेसिकली एक देश का ग्रूंड नॉर्म होता है, यानी सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक लॉ। ये एक अकेला डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश करता है कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन आखिर चलेगा कैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का रिलेशन कैसा होगा, मतलब आपके राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे, ये सब इसमें सेटअप होता है। एंड this brilliantly illustrates what the eminent scholar Casey Ware actually meant. अंका ये कोट जरा ध्यान से पढ़िए। वो कहते हैं कि ये वो रूल्स हैं जो खुद गवर्नमेंट को रेगुलेट और गवर्न करते हैं। जरा सोचो इस बारे में। गवर्नमेंट हमें गवर्न करती है, राइट? लेकिन उस गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करता है? एग्जैक्टली, द कॉन्स्टिट्यूशन। It's essentially like a master HR manual that literally dictates the rules for the government itself. Moving on to Section 2, Functions of a Constitution. अब बड़ा सवाल ये है कि ये मास्टर डॉक्यूमेंट डे टू डे बेसिस पर आखिर काम क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एलियट बुल्मर ने इसके 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए हैं। पहले 4 फंक्शंस देखिए यहाँ। ये बेसिकली एक नेशन का पूरा आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट करते हैं। ये बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं, उस अथॉरिटी का नेचर बताते हैं, हमारी नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं और ऑफ कोर्स हमारे सिटीजन राइट्स को डिफाइन करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी सोसाइटी का एक सॉलिड बेस सेट कर देते हैं। और ये जो बाकी के 4 फंक्शंस है ना, ये बेसिकली किसी शिप के इंजन रूम जैसा काम करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना और अलग अलग लेयर्स में पावर को डिवाइड करना। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से सेंटर स्टेट रिलेशन समझने के लिए ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्रूशल है। इसके अलावा ऑफिशियल आइडेंटिटी डिक्लेयर करना और सोशियो इकोनॉमिक गोल्स के लिए कमिट करना, बेसिकली ये इंश्योर करता है कि स्टेट कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। Okay, Section 3, Qualities of a Good Constitution. Now, what's really interesting here is that a good constitution needs the exact same qualities that the UPSC demands in your mains answer sheet. Seriously, brevity और clarity होनी चाहिए, मतलब it should be short and crystal clear. Definiteness होनी चाहिए ताकि बाद में जजेस के पास फालतू का इंटरप्रिटेशन वाला हेडेक ना रहे। कॉम्प्रिहेंसिवनेस और सूटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ नेचुरली कवर हो जाए। और ये लास्ट के 2 पॉइंट्स देखिए, स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब रूल्स रोज बदलने तो नहीं चाहिए, पर सोसाइटी की बदलती सोशियो कल्चरल नीड्स के हिसाब से अडेप्टेबल जरूर होने चाहिए। बेसिकली एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इट्स लिटरली जस्ट लाइक राइटिंग योर परफेक्ट मेंस आंसर। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 4, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ना ये क्लासिफिकेशन वाला सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स फेच करने वाला हैवी लिफ्टर है, सो पूरा ध्यान यहीं दीजिएगा। ओके, पहली कैटेगरी में हम देखते हैं इवॉल्व्ड वर्सेस इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो नेचुरली एक बहुत लंबे टाइम में कन्वेंशंस के थ्रू एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस में ग्रो होता है, ठीक जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट के साथ किसी असेंबली में प्रॉपर डेलिब्रेटिव डिस्कशंस करके कोई रूल सेट बनाया जाता है तो उसे हम इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडिया और USA इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। मूविंग ऑन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट या आप कह लीजिए एक किताब की तरह होता है। लेकिन यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, नॉट एट ऑल, बल्कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहाँ रूल्स किसी एक सिंगल बुक में कॉडिफाइड नहीं होते हैं। वो रूल्स स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग कन्वेंशंस और पास्ट जुडिशियल जजमेंट्स में मिलते हैं। यूके और न्यूजीलैंड इस अनरिटन स्टाइल के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने ये नेक्स्ट मेथड बताया था अमेंडमेंट के बेसिस पर, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। एक्चुअली एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल हमारे स्ट्रिक्ट पेरेंट जैसा होता है,
जहां रूल्स बदलना सच में बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्पेशल प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि यूएसए में देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी लॉज की तरह बहुत ही ईजिली अमेंड हो जाता है, ठीक जैसे कि यूके में। Let's move to how power is actually structured, federal versus unitary. देखिए, अगर पावर नेशनल सेंटर और रीजनल स्टेट्स के बीच बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड है और दोनों अपने अपने लेवल पर परफेक्टली इंडिपेंडेंट हैं, तो वो फेडरल है, जस्ट लाइक द यूएसए। और अगर सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल एंटिटी के पास कॉन्सेंट्रेटेड है और बची हुई स्टेट गवर्नमेंट्स बस उनके एजेंट्स की तरह काम कर रही हैं, तो वो यूनिटरी कहलाता है, जैसे यूके में होता है। फिर एलियट बुल्मा के हिसाब से एक और बिल्कुल नया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंगल है, प्रोसीजरल वर्सेस प्रिस्क्रिप्टिव। देखिए, प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ रूल्स, स्ट्रक्चर्स और लिमिट्स बताता है, वो बस एक आम फ्रेमवर्क सेट कर देता है। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबा स्टेप आगे जाता है, वो पूरी सोसाइटी को कॉमन गोल्स अचीव करने का एक टारगेट देता है। बेसिकली वो एक ब्रॉड वैल्यू सिस्टम इंपोज करने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम इन सारी की सारी क्लासिफिकेशंस को एक साथ कंबाइन करें तो अपना इंडिया का स्टेटस आखिर क्या बनता है? गाइज, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्यूट अल्टीमेट समरी है। इंडिया एक इनैक्टेड, रिटन और रिजिडली फ्लेक्सिबल अप्रोचेस का एक बेहतरीन सिंथेसिस है। और फेडरल है या यूनिटरी? वेल, केसी वियर ने इस यूनिक बैलेंस को ब्रिलियंटली क्वाजी फेडरल बुलाया था, क्योंकि इसमें एक फेडरल डिवीजन ऑफ पावर तो है, पर साथ ही एक बहुत स्ट्रांग यूनिटरी सेंटर भी है। जरा सोचो इस बारे में, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में क्वाजी फेडरल है, जहां पावर शेयर तो है बट इज हेविली लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो आज की डेली पॉलिटिकल न्यूज में ये सेंटर और स्टेट्स के बीच होने वाले पॉलिसी टेंशन्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? आखिर इस यूनिक बैलेंस ऑफ पावर का रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या? इस क्वेश्चन पे जरूर पॉन्डर कीजिए दोस्तों, और इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में, जहां हम एक लेवल और ऊपर जाकर इसके आगे के टॉपिक्स को डीकोड करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग स्मार्टली, लोड नहीं लेना है, एंड कीप रिवाइजिंग यूजिंग दीज क्लियर स्ट्रक्चर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। तो चलिए आज का अपना रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डिकोडिंग जीएस पेपर 2 से, फिर समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक्चुअल फर्क, उसके बाद द सीक्रेट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, थोड़े बहुत स्कॉलर कोड्स एक्स्ट्रा मीन्स मार्क्स के लिए, और फाइनली हैंकिन्स 8 एलिमेंट्स। लेट्स डाइव इन। सेक्शन 1, डिकोडिंग जीएस पेपर 2, पिनपॉइंटिंग द सिलेबस टारगेट। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस कितना मैसिव है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिलेबस पढ़ने से ही आधी एंग्जाइटी हिट करती है ना? ऐसा लगता है जैसे अंडर द सन सब कुछ ही पढ़ना है। लेकिन स्मार्ट स्टडी इज ऑल अबाउट पिन पॉइंटिंग योर एग्जैक्ट टारगेट। आज हम GS2 के इस फाउंडेशन पर लेजर फोकस करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर ये फाउंडेशन हिली तो पूरे आंसर की बिल्डिंग सीधा धराशायी हो जाएगी। और यही वजह है कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट एक गोल्डन की है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी अंडरलाइंग थीम है जो आपको इन सारे बुलेट पॉइंट्स में एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी आंसर्स लिखने में मदद करेगी। चाहे बात सेपरेशन ऑफ पावर्स की हो या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स को कंपेयर करने की, ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपके आंसर्स को बाकियों से टोटली अलग स्टैंड आउट करवाएगा। Section 2, Constitution versus Constitutionalism, the ultimate UPSC trap. एग्जामिनर्स आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोर टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, और पता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स कहाँ मार्क्स लूज करते हैं इस बेसिक अजम्पशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो एक ही चीज है। गाइज, दे आर टोटली डिफरेंट। लेट मी आस्क यू अ ट्रिक क्वेश्चन राइट नाउ। कैन अ डिक्टेटर हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या एक तानाशाह के पास अपना संविधान हो सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ये मिथ बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए कि अगर किसी देश के पास एक संविधान नाम की किताब है तो वहां ऑटोमेटिकली फ्रीडम भी होगी। इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल एक ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है। लाइसेंस तो किसी रेकलेस ड्राइवर के पास भी हो सकता है ना, जो हैवी ट्रैफिक में भी मनमानी गाड़ी चलाए। दैट इज जस्ट द फिजिकल डॉक्यूमेंट। बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एक्चुअली फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स। ये आर्बिट्ररी रूल यानी मनमानी पावर के बिल्कुल खिलाफ है। एक डिक्टेटरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन तो डेफिनेटली हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नो वे। Section 3, The Secret, Limited Government, the real hero of polity. तो अगर सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट होने से बात नहीं बनती तो इस पूरी पिक्चर का असली हीरो कौन है? अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू द कोर ऑफ पॉलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट।
ये वो प्रिंसिपल है जो कॉमन सिटीजन्स को एब्सोल्यूट करप्ट पावर से एक्चुअली बचाता है। जब पावर एक सिंगल एंटिटी के पास कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय डिसेंट्रलाइज होती है और गवर्नमेंट पर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तभी हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। बिना लिमिटेशन के एक बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट भी पेपर के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ एब्सोल्यूट आर्बिट्रेरी पावर ही सबसे बड़ा विलन है। इस सिंपल इक्वेशन को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। आर्बिट्रेरी पावर इन द हैंड्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन प्लस अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू द टोटल नेगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये लिटरली वो एग्जैक्ट लाइन है जो कोई भी एग्जामिनर आपके GS2 आंसर के इंट्रोडक्शन में देखना चाहता है। इट जस्ट शोज कि आपने कॉन्सेप्ट की गहराई को पकड़ लिया है। Section 4 Scholar Quotes for Mains, Fodder for Extra Marks। अब आते हैं अपने एक्चुअल चीट कोड सेक्शन पर। मेंस एग्जाम में आधे मार्क्स से ही रैंक्स और सर्विसेज डिसाइड होती हैं। और ये एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से आते हैं? स्कॉलर्स को स्मार्टली कोट करने से। हमारे पहले स्कॉलर हैं कार्ल जे फ्रीडरिक। इनका नाम और ये कोट फॉर श्योर याद कर लीजिए। कीवर्ड यहाँ है इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स। जब भी गवर्नमेंटल एक्शन की बात हो, जस्ट ड्रॉप दिस लाइन अबाउट हाउ फ्रीडरिक टॉक्ड अबाउट इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स टू इंश्योर फेयर प्ले। ये एक सेंटेंस आपकी क्रेडिबिलिटी को इंस्टेंटली स्काई रॉकेट कर देगा। और अगर एग्जाम के आखिरी 10 मिनट बचे हैं, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो रूसेक का ये कोट हिट कीजिए। शॉर्ट, पंची एंड हाईली इफेक्टिव। एंटीथीसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ रूलर्स। सीधा सीधा रूलर्स की मनमानी का पूरी तरह से विरोध। इट हिट्स द नेल ऑन द हेड। फिर आते हैं हमारे केसी वेयर। यू नो, ही इज़ एन एब्सोल्यूट UPSC फेवरेट। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा था। ये बेसिक फैक्ट तो सभी को पता होता है। पर अगर आप उनकी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल वाली इस डेफिनेशन को कोट करते हैं, तो ये गारंटीड विन है। एग्जामिनर को परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल टॉप टियर है। Section 5 Hinkin's 8 Elements, the Ultimate Polity Checklist। अब चलते हैं आज के आखिरी फैंटास्टिक फ्रेमवर्क पर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लुइस हेंकिन के 8 एलिमेंट्स। देखिए, इसको कोई बोरिंग रोट लर्निंग वाली लिस्ट मत समझिएगा। इसको एक अल्टीमेट पॉलिटी चेकलिस्ट की तरह देखिए, जिससे आप दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट को फ्रीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। हेंकिन ने आइडेंटिफाई किया था कि सिर्फ बातें करने से नहीं, इन 8 एलिमेंट्स के प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करने से ही पता चलता है कि एक देश सच में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो कर रहा है। जब हम ये लिस्ट देखेंगे, आप मेंटली चेक करते जाना कि क्या हमारा इंडिया इस टेस्ट को पास करता है। चलिए रैपिड फायर देखते हैं इन एलिमेंट्स को। फर्स्ट, पॉपुलर सॉवरेनिटी, जहां पावर एक्चुअली लोगों के पास हो। सेकंड, रूल ऑफ लॉ। थर्ड, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। फोर्थ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें। फिफ्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सिक्स्थ, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। सेवेंथ, पुलिस गवर्न बाय लॉ। और एथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। इन कीवर्ड्स को अपने GS2 के आंसर्स में नेचुरली वीव करना सीखे। ट्रस्ट मी, जब एग्जामिनर इन टर्म्स को आपके पेपर में देखेगा, इट विल शो मैसिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपका आंसर बस इन्फॉर्मेटिव नहीं, हाईली एनालिटिकल लगेगा। और फाइनली, मैं आपको एक हाईली प्रोवोकेटिव क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचिए, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मैसिव मेजॉरिटी का यूज करके सीधा पार्लियामेंट को ही बाईपास कर दे, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर माना जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फेलियर? ये कंप्लीटली एक रियल वर्ल्ड मेन स्टाइल क्वेश्चन है। इसका जवाब ड्राफ्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि इस सेशन का असली मकसद यही था, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को राइट डायरेक्शन में ट्रिगर करना। कीप स्टडिंग स्मार्ट, टेक द लोड ऑफ, एंड वील कैच यू नेक्स्ट टाइम।